हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, चैप्टर 1 हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद पढ़ने से पहले हमें दो चीज आनी चाहिए, एक चर और एक अचर। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये हमें आना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम चर और अचर को देखते हैं। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है आपके सामने अचर। ठीक है, अचर क्या होता है उसे अब अभी हम पढ़ेंगे, पहले अक्षर को समझते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद। उस बहुपद को समझने के लिए हमें दो चीज आनी चाहिए, एक चर और एक अचर। अचर क्या होता है और चर क्या होता है, इसे देखने से पहले समझिए। अचर होता है हमारा कोई चीज फिक्स हो। आप देखते हैं कोई चीज फिक्स है, फिक्स जैसे कि आप कभी शॉपिंग करने जाते होंगे तो फिक्स प्राइस पे कोई चीज है, तो ऐसे हमारा एक अक्षर होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये हमारा मैथ है, इसमें वैल्यू चलती है, कोई ना कोई मान होता है किसी ना किसी का, तो वो हमारा फिक्स होता है, वही हमारा अक्षर होता है। और चर क्या होता है, चर ये होता है कि हमारा कोई फिक्स ना हो, किसी भी चीज का मान फिक्स ना हो, वो हमारा चर होता है। तो आइए अक्षर क्या कह रहा है उसे पढ़ते हैं। अक्षर का मान सदैव समान बना रहता है। अक्षर हमेशा सेम रहता है, फिक्स रहता है, वो नहीं बदलता। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो नहीं बदलता। मैं यही तो कह रहा हूं, या किताब की भाषा में इससे इसका मान नहीं बदलता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका मान सदैव समान रहता है। ठीक है, जैसे कि यहां देखिए, इस एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, 9। तो 9 यहां पे ये परमानेंट लग चुका है। ठीक है, 9 एक फिक्स वैल्यू है, 9 ना तो 10 होता ना ही 11। 9 9 ही होता है, ऐसे 11 11 ही होता है, 11 भी नहीं बदलता। ये जो अंक लगे हुए हैं 9 10 11 12 1 2 3, ये हमारे फिक्स होते हैं, ये बदलते नहीं है। ये मैथ के फिक्स मान है, एक दो जो गिनती होती है वो फिक्स होती है। आप एक को दो कह देंगे, नहीं कहेंगे ना, एक एक ही रहेगा। आप 5 को 10 बता सकते हैं, या 5 को 11, आप लोग 5 को 5 ही कहेंगे। तो वही हमारा अक्षर होता है। तो ये जो चल रही है 9 11 7, ये हमारे क्या है, सभी ये हमारे अक्षर है। ठीक है, तो हम अक्षर इन्हें ही कहते हैं। अब चर क्या होता है, चर का मान मैंने बताया कि इसका मान बदल जाता है। क्या लिखा हुआ है, चर का मान सदैव समान नहीं रहता, इसका मान बदल जाता है, इसके मान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, होता है या होता रहता है। अब आपने तो देख लिया यहाँ 9 11 7 11 13 18, ये सभी मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सभी हमारे अक्षर हैं, ये तो नहीं बदल रहे। ठीक है, लेकिन इनके साथ जो एक्स वाई जेड चल रहा है, एक्स वाई जेड, आपने यहां देखा कि एक्स के साथ क्या 9 था, और आपने देखा यहां एक्स के साथ क्या आ गया, 11। तो आपने देखा बदल गया नहीं बदल गया। यहां y के साथ 11 है, लेकिन यहां y के साथ क्या आ गया बच्चों, इस y के साथ ये 13 आ गया। यहां z के साथ 7 है, तो यहां z के साथ क्या आ गया बच्चों, 18। तो आपने देखा, और एक चीज आज तक आप करते आए हैं, आपने देखा कि जब आप कभी किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं तो x के बराबर कुछ मान आता है, जैसे मान लिया हमने x बराबर 7 आ गया। अच्छा, आपने कोई और क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई और क्वेश्चन सॉल्व किया, तो वहां पे आपका x बराबर 5 आ गया। आपने फिर कोई और क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां x बराबर 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ x के मान कभी 7 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, तो मान बदल रहे हैं ना, बदल रहे हैं। तो यही हमारा चर होता है, जहां मान बदलने की क्षमता हो, जहां मान बदलता हो उसे हम चर कहते हैं, जहां नहीं बदलता हो उसे हम अचर कहते हैं। सॉरी। तो यहां देखिए 7 5 2, ये तो हमारे अचर हैं,
लेकिन यहाँ ये जो x है ये कैसी है, चर, क्योंकि x के मान ये बदल रहे हैं, तो यही हमारी चर और अचर होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब आते हम चैप्टर बहुपद। चैप्टर बहुपद है, उसे समझना है, ठीक है। बहुपद क्या होता है उसे सीखने से पहले मैंने आपको चर अचर बता दिया है। अब जब चर अचर हो गया है तो बहुपद समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। देखिए, यदि व्यंजकों में, अब ये व्यंजक क्या होते हैं, एक व्यंजक, दो व्यंजक, पद, ठीक है, एक दो तीन चार, यहां एक्स वाई जेड ये सभी हमारे व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। तो यदि व्यंजकों में चर के घातांक, किसके घातांक बच्चों, चर के, किसके, चर के। अब यहां मैंने कुछ उदाहरण लिए हुए हैं, ये कुछ उदाहरण है, देखिए पहले मैं पूरी पढ़ाता हूं। यदि व्यंजकों में चर के घातांक का मतलब होता है बच्चों घात, क्या होता है, घात, ठीक है। पूर्ण संख्या है, कैसी संख्या, पूर्ण संख्या। अब बात आती है कि सर पूर्ण संख्या क्या होती है, तो देखिए मैंने चैप्टर 1 में यही पढ़ाया था, पूर्ण प्राकृतिक यही संख्या पढ़ाई थी, फिर से बता रहा हूं, ये हमारी पूर्ण संख्या आखिर होती क्या है। तो देखिए पूर्ण संख्या होती है, मैंने बताया था कि वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो जीरो से शुरू हो रही है, जीरो के बाद एक दो तीन चार पांच डॉट 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 डॉट, बच्चों कहां तक जा रही है, अनंत तक, तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इस रूप के व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं या कहा जाता है। देखिए यहां P लिखा हुआ है, यहां P लिखा हुआ है, P मैंने क्यों लिखा, इस बहुपद को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल का पहला क्या अक्षर है, P, इसलिए P लिख दिया है, ठीक है। या कुछ भी लिखिए, Q Z कुछ भी लिखिए, मैंने P लिखना, ज्यादातर P लिखा जाता है क्योंकि P इस बहुपद को दर्शाता है, P फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा सर, फिर ये कोष्टक में जो चल रहा है, अच्छा यहां कोष्टक में x है, यहां y है, यहां z है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यहां P के बाद जो भी कोष्टक में होगा x y z वही उसके सामने चल रहा होगा। यहां x है तो इस पूरे सवाल में x चलेगा, यहां y है तो इस पूरे सवाल में y होगा, यहां z है तो इस पूरे सवाल में z होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था कि चर के घातांक। अब यहां पे अभी मैंने आपको चर अचर बताया था कि इस क्वेश्चन में आपका चर क्या होगा, अचर क्या होगा। इस वाले में देखिए पहले में चर क्या है बच्चों, x, ठीक है, यहां 7 तो अचर है, 3 भी अचर है। इस दूसरे में क्या है बच्चों, वाई क्यू, वाई वाले पद जो है वो हमारे कैसे हो गए, चर हो गए, नहीं हो गए, आप कहेंगे सर हो गए। यहां देखिए जेड और जेड, ये हमारी क्या हो गई बच्चों, चर, ठीक है, ये हमारी चर है। अब हमें बताया है कि चर के घातांक पूर्ण संख्या हो, कैसी हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। तो आप देखिए इस x के ऊपर एक घात होगी, कुछ नहीं होता तो एक घात मानी जाती है, तो ये एक घात है, इसके ऊपर क्या है बच्चों, एक घात। तो जब x के ऊपर एक घात है तो एक तो हमारा पूर्ण संख्या में आता है या नहीं, आप कहेंगे सर आता है। जब एक हमारा आता है तो ये हमारा बहुपद होगा, जब हमारा एक आता है तो बहुपद होगा। यहां देखिए बच्चों, यहां पर 3 घात, यहां 2 घात और यहां पे कुछ नहीं है तो एक घात माना जाता है बच्चों, क्या माना जाता है, एक घात।
तो आप देखिए 3 भी आता है पूर्ण संख्या में, 2 भी आता है, 1 भी आता है। जब हमारी पूर्ण संख्या में 3, 2, 1 जब ये सभी आते हैं तो हमारा बहुपद होगा। तो ये वाला भी हमारा बहुपद है। यहां देखिए बच्चों, इस जेड पे घात है 1/2। कितनी घात है? 1/2। यहां कुछ नहीं है तो बच्चों हमारा क्या लेना होगा? 1 होता है। जब कुछ नहीं होता तो 1। देखिए 1 तो हमारा पूर्ण संख्या में होता है, लेकिन जो 1/2 है, क्या 1/2 ये कहीं आपको पूर्ण संख्या में दिख रहा है? आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा। तो जब ये पूर्ण संख्या में दिख ही नहीं रहा तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। उम्मीद करता हूं बहुपद आपको समझ आया होगा। तो जब चैप्टर बहुपद है तो आपको बहुपद बच्चों आना चाहिए, बहुपद आना चाहिए, ठीक है। तो आपको बहुपद पहचानना आना चाहिए। मैंने आपके सामने लिखा, यहां लिखता हूं मैं कि यदि पी क्यू बराबर क्यू की घात 5 प्लस क्यू की घात 2 प्लस 5, क्या ये बहुपद है? क्या यह बहुपद है? तो आप देखिए बच्चों, यहां हमारा चर क्या है? क्यू। यहां भी चर क्यू है, लेकिन ये तो 5 अचर हो गया, तो ये तो हमें देखना ही नहीं है अचर, हमें सिर्फ चर देखना है। चर ये रहा, और उस चर की क्या देखनी है बच्चों? घात। तो यहां घात 5 है और यहां घात 2 है। क्या ये हमारी पूर्ण संख्या है? फिर देखिए बच्चों, ये हमारी पूर्ण संख्या है या नहीं? तो 5 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये हमारा बहुपद होगा। ऐसे बच्चों हमने लिया पी आर बराबर 7 अंडूड में आर प्लस 9। बच्चों देखिए, इस को हम ऐसे लिख सकते हैं 7, ये अंडूड में आर है, और अंडूड का अर्थ मैंने आपको कई बार बताया है 1/2। इस अंडूड का मतलब ही हमारा 1/2 होता है। ये मैंने आपको काफी बार बताया चैप्टर 1 में, ठीक है। प्लस 9। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना था? चर देखना है। चर यहाँ आर है, उसकी हमें घात देखनी है, घात हमारी 1/2 है। अब हमें ये देखना है कि हमारी ये पूर्ण संख्या है या नहीं। तो 1/2 पूर्ण संख्या होती नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये था बहुपद। अब हम आगे चलते हैं, बहुपद के पदों के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के पद क्या होते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, आगे चलते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आइए दोस्तों, तो अब सीखते हैं हम बहुपद के पदों के बारे में। तो बहुपद के पद क्या होते हैं बच्चों? तो बहुपद के पद, तो सबसे पहले हमें सीखना है एक पद, उसके बाद 2 पद, उसके बाद 3 पद, ठीक है। तो बहुपद के पद में हमें पढ़ना है एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। क्या? एक पदी बहुपद। आप इसके पीछे बहुपद लगा लीजिए या नहीं, ठीक है। देखो बच्चों, इस हिंदी को मैं आपको लिखाऊंगा तो टाइम लगेगा क्लास बनाने में, इसीलिए मैं पहले से ही लिखकर ला रहा हूं, ठीक है। इस पे मैं आपको डायरेक्ट समझाते चल रहा हूं, ठीक है। तो एक पदी बहुपद क्या होता है बच्चों? एक पदी बहुपद वो होता है जिसमें केवल एक पद हो। क्या? एक पद हो। केवल एक पद वाले बहुपद को हम एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। यहां देखिए बच्चों, यहां कितने पद हैं? एक पद, एक पद, एक पद। आपने देखा बच्चों, यहां सभी में एक एक पद है। अब आप कहेंगे सर पद, तो देखिए 7 बाई पे घात 5 लिखा हुआ है, तो आप इसमें 2 पद मत कह देना। क्या? 2 पद मत कहना। यहां 7 और y ये तो गुणा में है आपस में, अगर इसी के साथ मैंने इसमें और एक y जोड़ दी, ठीक है, तब देखिए एक पूरा पद ये हो गया, एक पूरा पद ये हो गया, तो इसमें 2 पद हो गए। यहां ये पूरे एक एक पद वाले हैं। क्या? एक एक पद वाले हैं, इनके साथ ये तो गुणा में चल रहा है, 1 2
बच्चों जो अक्षर है ये 7 का, 2 का, 2 का, ये जो अक्षर है, ये जो अक्षर है इन चरों के साथ, ये जो चर है इन चरों के साथ गुणा में है। ये किसमें है? गुणा में। तो हमें ये पूरा बताना है बच्चों, इसके सहित पूरा एक पद है। आगे देखिए समझ आएगा। दो पदी किसे कहते हैं? जिसमें दो पद हो, केवल दो पद वाले बहुपद को हम दो पदी बहुपद कहते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसमें एक पद ये रहा पूरा और एक पद ये रहा, दो पद है। ऐसे इसमें भी एक पद ये रहा बच्चों और एक पद ये रहा, तो दो पद इसमें हो गए। तो ये होते हैं हमारे दो पदी बहुपद। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये पूरा एक व्यंजक हो गया। इस पूरे को हम क्या कहेंगे? व्यंजक। इस व्यंजक में कितने पद है बच्चों? दो पद। ठीक, अब आता त्रिपदी। केवल तीन पदों वाले बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें तीन पद हो उन्हें हम तीन पदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बच्चों इसमें एक पद ये रहा, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो कितने पद हो गए बच्चों? तीन पद। अब आप सोचना, यह जरूरी नहीं है सिर्फ 8 हो 3 हो, खाली गिनती हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि इसके साथ कोई चर लगा हो। ठीक है बच्चों, इनके साथ जरूरी नहीं है चर लगा हो, ये अकेले भी आ सकते हैं। जब बच्चों ये अकेले चल सकते हैं, मान लो मैंने यहां से दो उठा दिया, ठीक है चलो उठाओ इसे, खाली ये भी तो अकेले अकेले चल रहा है ना, एक्स वाई जेड जो होते हैं वो भी तो अकेले चलते हैं, तो ये भी बच्चों अकेले चल सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पद ज्ञात करना। मैं आपके सामने एक रख दिया, 2x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 2x⁵ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 9। तो बच्चों इसमें कितने पद हैं? आप मुझे बताइए बच्चों, इसमें कितने पद हैं? ये जो मैंने आपके सामने अभी क्वेश्चन लिखा है, इसमें कितने पद हैं? तो गिनते आइए। आप कहेंगे सर एक पद पूरा ये रहा, एक पद ये रहा, एक पूरा पद ये रहा, एक पूरा पद ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पद हो गए इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके काफी बन जाएंगे, 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी, 7 पदी। हमें नहीं इतना पढ़ना। ठीक है, आप इतना पढ़ेंगे तो ऐसे तो ये खत्म ही नहीं होगा। 100 पद, 1100 पद, 1000 पद, कितने भी आ सकते हैं। तो हमें अपनी जानकारी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सीखना है। हमें इतना पता चल गया कि हमने 3 पद तक पढ़ लिया, अब हम आगे बता सकते हैं कितने भी पद हो। आपने बताया ना इसमें 6 पद है बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे? 6 पदी बहुपद। ठीक है बच्चों, 6 पदी बहुपद कहेंगे। अच्छा, अब मैं आपको इस चैप्टर का अर्थ समझाता हूं। आपने यहां देखा है बच्चों क्या डला हुआ है? बहुपद। अगर बच्चों मैं इसे तोड़ूं तो इसका मतलब है बहुधन पद। बहुधन पद, बहु माने बच्चों बहुत और पद माने पद। जिसमें बहुत सारे पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें बहुत सारे पद हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। मान लीजिए मैंने लिख दिया x की पावर, कुछ भी लिखिए आप, मैंने यहां 18 से चालू कर दिया, प्लस 3x की पावर 17 प्लस 8x की पावर 16 प्लस डॉट 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 x की पावर 3 2, ऐसे करके बच्चों ये हमारा आएगा। तो आपने देखा मैंने कहीं से भी चालू कर दिया, यहाँ 18 से, इसमें बहुत सारे पद है, इसमें हम गिन सकते हैं बच्चों। यहाँ 18 तो मैं आपको गिनना भी सिखाता हूं बच्चों, कैसे गिनते हैं। ठीक है, गिनना भी सीखते हैं। यहां तो आप बता सकते हैं सिर्फ एक पद है, बता सकते हैं, दो पद है,
3 पद है। यहाँ बच्चों 18 से घात से चालू हो रहा है। किससे चालू हो रहा है? 18 से। आपने देखा कि इसमें पीछे घटते जा रहा है, पीछे कम हो रहा है या नहीं? आप कहेंगे सर हो रहा है। 18 के बाद 17, 16, 15, 14, ठीक है। यहाँ आके इतना, इसे हटाइए, यहाँ आके बच्चों 1 हो गई घात। इस पे घात कितनी होगी बच्चों? 1। आपने देखा 18 से लेकर 1 तक, मतलब 18 पद हो गए नहीं, मतलब उल्टा पढ़ रहा हूं मैं। 18 से 1 तक आप सीधा पढ़िए, 1 से 18 तक, 1 से 18 तक 18 पद हो गए, और एक पद और मैंने अलग से जोड़ दिया है, मान लीजिए 8 जोड़ दिया, तो 19 पद हो गए। तो आपको देखना है, अगर घातें ऐसे अगर सीधे सीधे दिख रही हैं तो आप बता सकते हैं। यह 18 से मैं पीछे चल रहा था 1 तक, तो 1 से 18 तक तो सीधे सीधे गिनती होती है, लेकिन बच्चों ये 8, 9 ये जो अक्षर पद होते हैं वो और जुड़ जाते हैं साथ में, तो 1 बढ़ा दिया मैंने, 19 हो गए। ठीक है, ठीक, आप इसके लपटे में मत पड़िए, आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए, और बहुपद का अर्थ उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। तो पढ़ना है बहुपद की घात, रेखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, तो हमें आज ये कवर करना है। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं हम बहुपद की घात। इसमें क्या होता है कि एक बहुपद है, ठीक है, उसमें चर की हमें अधिकतम घात देखनी है। क्या करना है? हमें अधिकतम घात देखनी है। तो एक चर में, वो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद को घातांक, उसका घातांक देखना है हमें। क्या देखनी है? उसकी घात के घातांक को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 7x क्यूब प्लस 2x प्लस के 3। अब यहां पे हमें क्या करना है? चर देखना है। तो चर देखिए, इसमें चर की अधिकतम घात, चर चल रहा है, ठीक है, इस 2 है यहाँ पे, इन दोनों में से देखिए, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ हमारी 3 घात है, तो हमें कौन सी घात देखनी है? घातांक कौन सा देखना है? उस चर का हमें अधिकतम देखना है। क्या देखना है? अधिकतम। अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 और 3 में कौन सा ज्यादा है? आप कहेंगे सर 3, तो यहाँ पे घात कितनी हो गई? 3, घात 3 हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमने एक लिया 2x पे 4, 3x पे घात 7 प्लस 3x प्लस के 9। यहां देखिए, यहां पे देखिए 4 घात है या 7 है, यहां पे 1 है, तो आपको दिख रहा होगा कि चर की अधिकतम घात किस पे है? चर की अधिकतम घात यहां पे है। सबसे ज्यादा दिख रहा है कि 1, 4 और 7 में कौन सी ज्यादा है? तो आप कहेंगे 7, तो क्या हो गया? घात 7। तो हमें घातें ऐसी ही बतानी है बहुपद की। आपको दिख जाए कि कहां पर ज्यादा है तो वहां पे बता देना है आपको कि सर यहाँ पे अधिकतम घात इतनी है। ठीक है, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कितनी ज्यादा है, कौन सी कम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब हम सीखते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं, जिसपे एक घात हो। ठीक है, एक घात वाले को हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। और उसमें हमारे अधिकतम 2 पद होंगे, अभी बताऊंगा। तो देखिए क्या लिख रहा है, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। एक रेखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद होते हैं, उसमें 2 टर्म मिलेंगे आपको। ठीक है, यह ए एक्स प्लस बी के रूप का होगा। तो देखिए, जहां हमारी ए और बी कैसे होंगे? अक्षर, और ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास, अपने पास से लिया एग्जाम्पल, एक घात वाला लेना है, तो चाहे आप y लिख लीजिए, मैंने y ले लिया। इस पे कुछ घात नहीं दिख रही है ना, तो जब कोई घात नहीं दिखे तो वो वहां पे 1 होती है। ठीक है, उसके पास एक घात है, तो ये कैसा है बहुपद? हमारा रेखिक बहुपद। चाहे आप इतना छोड़ दीजिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए y प्लस 7। तो अधिकतम तो इसमें 2 पद हो गए,
एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। अधिकतम कितने पद हो गए? 2 पद। लेकिन कम से कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम तो 2 ही होने चाहिए। अधिकतम 2, लेकिन उससे हम कम ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अधिक से अधिक 2 पद होने चाहिए, लेकिन कम से कम कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने ले लिया x की घात 1 प्लस के 9। ठीक है, अब आप ऐसे तो ले नहीं सकते कि x की घात 1 प्लस x की घात 2 प्लस के 7, तो यहां 2 तो लेना ही नहीं है, तो या तो आप 1 ले लीजिए, चाहे 1 वाला भी मत लीजिए। ठीक है, इसलिए हम अधिकतम 2 पद लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ x हो, यहाँ z भी हो सकता है। क्या? z भी हो सकता है, z प्लस 5 कर दीजिए, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो रेखिक बहुपद में हमेशा ध्यान रखना, रेखिक बहुपद में हमारे 2 पद होंगे, घात 1 होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेखिक बहुपद। अब 2 घात बहुपद वाले में हम क्या करते हैं, इसी में सुधार करते हैं। 2 घात बहुपद, 2 घात बहुपद, इसमें होता है 2 घात वाले, 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? 2 घात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक, इसमें बच्चों 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 होते हैं। और ये हमारा ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c के रूप का होगा, जहां a b व c हमारे क्या है? अक्षर। ठीक है, क्या है हमारे बच्चों? अक्षर। और a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये डेफिनेशन यही बना दी आपकी। ठीक है, आप भी एक बार याद कर लीजिए, उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, 2 घात वाले में 2 होती है घात, द्विघात इसमें ही निकल रहा है, द्विघात मतलब 2 घात। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, रेखिक का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। तो जब रेखिक था तो हम 1 घात वाले को देख रहे थे, अब द्विघात आ गया तो हम द्विघात वालों को देखेंगे। अब द्विघात वालों को कैसे देखेंगे? देखिए, ये उदाहरण हम रफ कर देते हैं। हमने किया, देखिए अधिकतम पद 3 कैसे होंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे y पे घात 2 प्लस के 3 लिख दिया। यहां घात कितनी है बच्चों? 2। जब 2 घात है और पद कितने हैं? 2, एक पद 2 पद, तो यहां कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, अधिक से अधिक शब्द आए तो इसका मतलब ये है कि इतना अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इतना अधिक से अधिक होगा, जैसे कि मैं कह दूं आपको, ज्यादा से ज्यादा कोई चीज मंगा रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इतना कम से कम 10 लीटर दूध लेके आइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर, आप कम उससे ला सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 लाना है, उससे ज्यादा नहीं लाना। हमारा इतना ही काफी है, हमें 10 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए 10, उससे कम हम ले सकते हैं। लेकिन मैं कह दूं कि मुझे कम से कम 10 लीटर चाहिए, कम से कम 10 लीटर दूध चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा कितना भी दे दीजिए। तो जब अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा आए तो उसका मतलब ये है कि ज्यादा फिक्स इतना है, उससे हमें कम चल जाएगा, हमें कम चल जाएगा। यहां ज्यादा से ज्यादा 3 पद है तो हमारे कम वाले पद चल जाएंगे, लेकिन 3 रहने चाहिए, 3 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो हमारे 2 पद चल जाएंगे, हमारा 1 पद चल जाएगा। ठीक है, और हमारे 3 पद भी चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां पे भी 2 घात है, ये भी 2 घात बहुपद हो गया। यहां देखिए, यहां भी 2 घात है। ठीक है, और हमेशा अधिकतम घात देखकर ही बताया जाता है कि वो कौन सा बहुपद है।
द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है या चार घात वाला है। यहाँ पे अधिकतम कितनी थी? 3, तो 3 घात वाला बहुपद हो गया। यहाँ अधिकतम 7 थी तो 7 घात वाला बहुपद हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। अब हम इससे आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे 3 घात वाले बहुपदों को। किसको? 3 घात वाले बहुपदों को। इसमें भी हम यही सुधार कर देते हैं, इसे आप नोट कीजिए, ठीक है, और मैं यही सुधार कर देता हूं इसमें। ठीक है, आप नोट कीजिए, मैं यहाँ पे इसमें सुधार कर देता हूं। ठीक है, अब करते हैं, यहां पढ़ते हैं हम 3 घात बहुपद। 3 घात वाले को हम क्या कहते हैं? बहुपद। ज्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों बहुपद में, ठीक है, छोटी छोटी बातें ये याद होनी चाहिए आपको। 3 घात मतलब त्रिघात। त्रिघात का मतलब होता है 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं या कहा जाता है। एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक बच्चों इसमें 4 पद होंगे, 4 पद हो सकते हैं। यह ax³ प्लस के, एक मिनट बच्चों, यह ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d के रूप का होगा, जहां a b c व d अचर है और a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा 3 घात वाला बहुपद। क्या हो गया? 3 घात वाला बहुपद। अब आइए इसके उदाहरण समझते हैं। सॉरी, देखिए मैंने लिए 7x³। मैं इसमें बच्चों एक पद रख सकता हूं, क्योंकि मुझे अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों 3 पद, वो सॉरी 4 पद लेने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ही तो 4 पद लेने हैं, उससे हम कम ले सकते हैं। तो चाहे तो मैं एक पद ले लूं और चाहे मैंने बच्चों ले लिया 2 पद, मतलब 2 पद ले लिए। इसमें 2 पद हो गए, 3 घात वाला तो 3 घात लगाइए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चाहे बच्चों आप इसको 3 पद में लिख सकते हैं, 5x³ प्लस के 7x प्लस के 9। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ये 5 तो लग ही नहीं रहा किधर से, देखिए 5, यहां एक पद, यहां 2 पद हो गए, यहां बच्चों 3 पद हो गए। और बच्चों यहां पर देखिए यहां कितने पद हो गए, यहां लिखता हूं 7x³ प्लस के 2x² प्लस के 6x प्लस के 9। यहां देखिए बच्चों कितने पद हो गए, 1 2 3 4, तो हो गए ना 4 पद। तो हमें 4 पद भी लेने हैं, उससे कम भी लेने हैं बच्चों। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 4 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो यहाँ पे संभावना ही नहीं है 4 से ज्यादा लेने की। कैसे? आप देखिए 3 घात, 2 घात, 1 घात और यहाँ एक भी घात नहीं। अब जब एक भी घात नहीं है, आप यहाँ 4 घात वाला तो ले नहीं सकते, क्योंकि 4 घात वाला लेंगे तो वो 3 घात वाला तो बचेगा ही नहीं, हमारा त्रिघात समीकरण, वो त्रिघात बहुपद तो बचेगा ही नहीं। इसलिए हमने यहाँ 3 घात ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा घात 3 होनी चाहिए, इसीलिए हम पद 4 ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जितने घात वाले पूछे, आपको यहाँ 3 घात वाला पूछ रहा है तो उससे हम एक ज्यादा पद ले सकते हैं, क्योंकि हम एक बिना घात वाला लिख सकते हैं। ये जो बिना घात वाला है उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक बिना घात वाला, तो जब हमारे 3 घात वाला बहुपद है तो हम कितने पद ले सकते हैं? 4। जब हमारा 2 घात वाला बहुपद था, दो घात, तो हम पद कितने लेंगे बच्चों? 3।
जब हमारा रेखिक बहुपद है उसमें एक घात है तो पद हम 2 लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं पूरा साफ कर रहा हूं, इसे नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अगर समझ नहीं आए तो आपको कमेंट में बताना है, इसे नोट। आइए तो बच्चों अब सीखते हैं हम n घात वाला बहुपद। जब हमने पहले एक घात वाला बहुपद सीख लिया जिसे हमने क्या कहा था, रेखिक बहुपद। फिर हमने दो घात वाला बहुपद सीखा जिसे हमने द्विघात बहुपद कहा। ऐसे ही हमने तीन घात वाला सीखा जिसे हमने त्रिघात बहुपद कहा। जब हम चार घात वाला करते तो उसे हम चतुर्थ घातीय समीकरण वो बहुपद कहते। ठीक है, ऐसे बच्चों बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे घात आपको दिखते जाए आप उसे नाम दे दीजिए। ठीक है, तीन घात बहुपद कह दीजिए या त्रिघात। ठीक है, ऐसे आप नाम दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चों कहां तक जा सकता है, एन अनंत, हमें नहीं पता कहां तक जा सकता है, इसीलिए हमने नाम दे दिया एन घात वाला बहुपद। एन घात वाला बहुपद क्या होता है बच्चों, एक चर x में घात n वाला। हमने एक चर x लिया है जिसमें घात n है, उस वाला बहुपद हम निम्न रूप का एक व्यंजक होता है। ये बच्चों व्यंजक होता है, देखिए अब सबसे पहले हमें क्या करते थे, हम n घात वाला पढ़ रहे हैं, पहले एक घात वाला पढ़ते थे तो हम अधिकतम घात कितनी लेते थे, एक, फिर उससे कम, मतलब उससे कम क्या, एक भी नहीं, मतलब जीरो, यही करते थे। दो घात वाला पढ़ा था, ज्यादा से ज्यादा हम दो घात रखते थे, उससे कम एक वाली रखते थे, और उससे कम एक घात वाली भी नहीं, मतलब जीरो घात वाली। हमने तीन घात वाला पढ़ा, सबसे ज्यादा तीन घात रखी थी, उससे कम दो, एक और एक भी घात वाला नहीं। ऐसे ही यहाँ एन घात वाला है तो ज्यादा से ज्यादा घात क्या होगी हमारी, एन होगी। यहाँ पे कोई एन वाला पद होगा, ठीक, उसका गुणा हो रहा होगा इस एन घात वाले में, किसी का भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ए एन का गुणा कर दिया है बच्चों। ठीक है, फिर आपने देखा था कि एक घात कम करते जाते थे। ठीक है, तो एन है, हमें नहीं पता एन क्या होगा, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, 5000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हमने उसमें से एक माइनस कर दिया, यहाँ हमने x पे घात क्या मानी थी, n, उसमें से हमने एक माइनस कर दिया, फिर उसमें से हमने दो घात माइनस कर दी। ऐसे ही हम बच्चों करते 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 एक घात पर आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं बच्चों, एक घात पे। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये 10 घात से चलाया, सबसे ज्यादा 10 घात है इसमें, n की जगह मैंने बच्चों 10 मान लिया, तो यहाँ 10 होगा, यहाँ पर 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे आएगा। ऐसे ये है बच्चों कि पहले हमारी n घात थी, उसके बाद n माइनस वन होगी, n माइनस टू होगी, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, ऐसे ही करते करते बच्चों किसी पे एक घात आ जाएगी। ठीक है, यहां हम an से गुणा कर रहे हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे जब an से कर रहे हैं फिर उससे हमने एक पद कम ले लिया, n माइनस वन। ठीक है, फिर n माइनस टू, तो जैसे जैसे घातें कम हो रही हैं ऐसे ऐसे पद कम हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चों हमारे पद कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक पद आ गया आके, जब घात एक आई तो पद भी एक आ गया। यहाँ पे बच्चों जीरो हो गया पद, और यहाँ पे हमारी घात भी जीरो हो गई, ये मान लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि किसी पे भी अगर घात जीरो हो, किसी पे भी घात जीरो हो तो उसका मान एक होता है। अगर मैं x जीरो की जगह बच्चों एक रख दूंगा, एक रख दूंगा, एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसीलिए मैंने नहीं रखा था। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे आप x की घात जीरो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा n घात वाला बहुपद। इसमें a0, a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an हमारे कैसे हैं, अचर पद है, और a हमारा जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब हमें पढ़ना है बहुपद के शून्य। शून्य का मतलब होता है जीरो।
शून्यक शब्द आए तो उसके आगे आप जीरो लगा लीजिए, किसी के भी आगे शून्यक कहे आपको जीरो लगा लेना है। देखिए कैसे क्या करा है, बहुपद px का एक शून्यक हमने c ले लिया। बहुपद px का एक शून्यक, बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है, हमने क्या ले लिया c। अब उस c को हमने बहुपद माना है या नहीं, बहुपद का शून्यक माना है, इस px का शून्यक क्या माना है हमने c को, तो हमने pc बराबर जीरो ले लिया। जिस किसी को भी आप शून्यक माने उसके बराबर हमेशा आप जीरो ले लीजिए। और जैसे कि मैंने कहा आप px बराबर हमें ये दिया है x प्लस 7, ये हमारा एक शून्यक है, क्या है, एक शून्यक। तो बच्चों फिर ये हमारा जो px है वो हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा, ये px जीरो के बराबर हो जाएगा। px की वैल्यू बच्चों ये है x प्लस 7 बराबर जीरो, तो बच्चों x बराबर उधर जाके -7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं, ठीक है बच्चों। हमें दिया हुआ है px बराबर x प्लस 7, वो क्या है हमारा एक शून्यक, ठीक है। हमने उसके बराबर मान लिया जीरो, जब शून्य कह रहा है तो जीरो मानना है, जब जीरो माना तो जीरो रखा रहने दिया। px बराबर क्या था हमारा x प्लस 7, और 7 उधर जाके माइनस हो गया। और एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी किसी के भी बराबर जीरो लग जाए वो हमारा समीकरण हो जाता है। तो जब हम बहुपद में शून्य की बात करते हैं तो हम बराबर में जीरो लगा देते हैं और वो हमारा एक समीकरण बन जाता है। तो यहाँ पी सी बराबर जीरो हो गया, और जीरो पी सी बराबर जीरो हो गया, एक बहुपद समीकरण है ये, मतलब एक समीकरण बन गया। और सी इस बहुपद समीकरण पी एक्स बराबर जीरो का एक मूल है। हमने एक संख्या ली थी, वो हमने एक मूल माना था, एक आधार माना था, ठीक है। और px को ज्ञात करने के अर्थ है हमें px का समीकरण हमें px बराबर जीरो मानना है बच्चों, ठीक है, हल करने का। तो यही लिखा हुआ है कि बहुपद px का शून्य ज्ञात करने का अर्थ है कि बहुपद समीकरण px बराबर जीरो को हल करना, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब हमारी दो डेफिनेशन और है, एक है शेषफल प्रमेय, एक है गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ सूत्र लिखाता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इन सूत्रों को लिखने के बाद हम कल की क्लास में गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय को हम समाप्त करेंगे और फिर हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज जितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में समाप्त करा दूंगा, ठीक है।